नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह सर, फॉर्मर आईपीएस एंड फॉर्मर डीजीपी। नहीं, फॉर्मर आईपीएस नहीं होता है, आईपीएस तो हमेशा ही रहते हैं, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने एक शो किया था जिसके तार अब और भी बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से 3 जैश ए मोहम्मद के कहा जाता है इन टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया है बिहार को विया नेपाल। हो क्या रहा है? इन लोगों की नजर बिहार की तरफ कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है बिहार? इधर इनका प्यार क्यों है? नेपाल के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्यों ये आरडीएक्स इतने 2000 किलो का आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है? तार कहीं तो जुड़े हुए हैं। एंड सर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सर की पकड़ जो है वो तो काबिले तारीफ है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की। आप याद करें कि शायद 2 दिन पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें 2 क्विंटल यानी 200 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था। कहां से? बागपत से, बस से बरामद हुआ था और उसको बड़ी होशियारी के साथ कंसील करने की कोशिश की गई थी। मुजफ्फरनगर से ये लाया जा रहा था और 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए थे, एक शाहनवाज और एक उजैर। और ये दोनों जब गिरफ्तार किए गए थे, ये दोनों अंडर 30 थे और ये कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे। आपने प्रोग्राम के दौरान ये पूछा था कि ये 200 किलो या 2 क्विंटल आरडीएक्स कितना होता है और इसमें कितनी तबाही हो सकती है। तो हम लोगों ने इस बिंदु को भी डिस्कस किया था। मोटी बात यह है कि पूरे 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें मात्र 33 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। केवल 33 किलो, पूरा मुंबई तबाह हो गया था। ये उसका 5 गुना, ये मान के चलिए, ये उसका 7 गुना 8 गुना अमाउंट है ये। और ये 7 गुना अमाउंट जो है ये उससे 7 गुना और 8 गुना तबाही कर सकता था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टीएनटी से ये दूना डेढ़ा इसकी मारक और विस्फोटक क्षमता होती है। और उसके मद्देनजर आपने कहा था कि आखिर ये बागपत यानी कि केवल 53 किलोमीटर दिल्ली तक ये पहुंचने से दूरी था जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको कर लिया, तब वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। अब गायत्री जी, जो आज इंटेल आ रही है बड़े विश्वस्त सूत्रों से कि जैशे मोहम्मद के 3 शातिर खूंखार चरमपंथी वाया बिहार भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इनके नाम है हसनैन अली निवासी रावलपिंडी, आदिल हुसैन निवासी उमरकोट, मोहम्मद उस्मान निवासी बहावलपुर। आप ये समझ सकती हैं कि ठेठ पाकिस्तान के रहने वाले और उस क्षेत्र के जो कि चरमपंथी गतिविधियों के लिए कुख्यात है और ये बताए जाते हैं कि जैश ए मोहम्मद के हैं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इनकी फोटोएं मौजूद हैं, इनकी होलिया मौजूद है, इनकी मौजूदगी है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्द इनका शिकार होने वाला है, क्योंकि जब इतनी आपके पास स्पेसिफिक सूचना है तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि बिफोर हमारी एजेंसीज इनको दस्तयाब न करने और इनको गिरा न लें। मैं उम्मीद करूंगा कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनके मंसूबे पता लगाए जाएं। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और मल्टीपल एजेंसीज इनसे इलेबोरेट पूछताछ करें। इंट्रोगेशन सेंटर में जाकर के पूछे इनके सपोर्ट सिस्टम क्या है, स्लीपर सेल कहाँ है, मददगार कौन है और इनकी आखिर इनकी मंशा क्या है। गायत्री जी, आपका टू योर क्वेश्चन कि आखिर बिहार प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा है, आखिर बिहार के जरिए क्यों आ रहे हैं। आप ये जानती हैं कि बिहार में निर्वाचन प्रस्तावित है, विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन होगा वहां पर तोड़फोड़ की संभावनाएं, जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के वहां पर स्लीपर सेल्स के मॉड्यूल इसके पहले भी उनका अनावरण हुआ है, कदाचित आईएसआई और इनके हैंडलर्स ये भली भांत समझते होंगे कि शायद बिहार एक सेफ हेवन हो सकता है। और उपादेयता भी है, उपयोगिता भी है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि बिहार में जो निर्वाचन का माहौल है तो वहां पर विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, तो तोड़फोड़ जितनी ज्यादा बिहार में संभव है और जितना उसका दुष्परिणाम और उसकी नकारात्मक उसकी पब्लिसिटी मिलेगी, उससे इतनी ज्यादा फंडिंग जैश ए मोहम्मद की होगी। ये किसी के मित्र नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस अगर इनपुट आया है तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि केवल ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इनके भागने के रास्ते पश्चिम बंगाल तक अगर आप जा रही हैं, उड़ीसा जा रही हैं और इधर पश्चिम में अगर आए तो आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
क्योंकि यहां पर तोड़फोड़ करना, क्योंकि आरडीएक्स आपको मिला है बागपत में। अगर आरडीएक्स का गंतव्य दिल्ली था और ये 3 बिहार से प्रवेश किए, तो ये मान लेना कि केवल इनका रण क्षेत्र केवल बिहार रहेगा, वो अदूरदर्शिता होगी। इनका रण क्षेत्र, आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली और हमारे जो विशिष्ट टारगेट्स हैं, ये आपको दिल्ली और एनसीआर के आसपास, तो इनका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए था दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए था बिहार। अब क्योंकि इनके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, और ये मान के चलिए कि ये इकलौती खेप थी आरडीएक्स की जो बागपत में बरामद हुई थी, ऐसा नहीं है। इनके स्लीपर सेल्स और इनके मॉड्यूल्स, इनके मददगार, ये हर स्थान पर कोशिश कर सकते हैं कि इनको ड्राई राशन का मतलब लाई चना आटा दाल नहीं, ड्राई मटेरियल वही है जो आरडीएक्स से कहां इनको उपलब्ध हो सकता है। टीएनटी मिल सकता है, डायनामाइट मिल सकती है, और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिल सकते हैं, स्वचालित हथियार मिल सकते हैं, मादक पदार्थ मिल सकता है, विदेशी मुद्रा मिल सकती है, जिसके माध्यम से ये आक्रमणकारी और विध्वंसात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। बात अगर यही समाप्त हो जाती तो शायद खतरा हम समझते थे कि थोड़ा सीमित है, लेकिन अब जो खतरा है उसमें आपके विस्फोटक ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी दूर स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। टारगेटों का निशाना आपके ड्रोन से भी हो सकता है, और जो माहौल कुछ लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके मद्देनजर अगर आप देखें तो आने वाले त्योहारों को लेकर के भी बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। पितृपक्ष से शुरुआत करें, गणेश चतुर्थी कल बीत चुकी है, लेकिन उसके बाद गणेश विसर्जन के बाद अगर आप देखिएगा तो पितृपक्ष के बाद नवरात्रि के बाद दशहरे के बाद तमाम त्योहारों के सीजन शुरू हो जाता है। तो उसी के दौरान और उसी के समानांतर चरमपंथियों का भी आगमन भारत में होता है, जिससे कि हमारे त्योहारों को विषाक्त कर दे, जनजीवन अस्त व्यस्त कर दे, और बेगुनाह लोगों की हत्या कर दे, और सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। तो गायत्री जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो संकेत दिया है, ये एडवांस में, और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि हमको अभी यहीं पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें इसके आगे प्लानिंग करनी चाहिए। ये क्या सोच सकते हैं उसके पहले ही हम इनका निराकरण कर लें, ये कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में हमारी जो स्वागत समितियां हैं वो वहां पर मौजूद रहें, और इनके स्वागत में कोई कमी ना आने पाए। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा क्या है। इनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, स्वागत सत्कार ऐसा होना चाहिए कि इनके आका जो रावलपिंडी में, उमरकोट में और बहावलपुर में बैठे हैं, सबको ये मालूम पड़ जाए कि ये दुस्साहस करने की कोशिश न करें, करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहें। गायत्री जी। सर, ये बिहार में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में अभी तो राहुल गांधी और प्रशांत किशोर, उसके बाद स्टालिन और ये सबकी रैलीज चल रही हैं। पर ऐसा लग रहा है जो इन्फिल्ट्रेशन का टाइमिंग है, अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो अभी बीजेपी ने किक इन नहीं किया है और ये इन्फिल्ट्रेट अभी कर रहे हैं। कहीं टारगेट बीजेपी तो नहीं है? क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, जयशंकर जी से, इन सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब शायद रात को नींद नहीं आती होगी आसिम मुनीर को, अगर इन लोगों का किसी का भी नाम उनके ज़हन में आ जाता होगा तो। आप सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, और अन्य सरचालक मोहन भागवत जी, और इस तरीके का जो टॉप ब्रास है आरएसएस का, वो तो एनिमी नंबर 1 है ही है। और जिस तरीके से पानी पी पी करके ये लोग हमारे राजनेताओं को कोस रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। असीम मुनीर हो या कोई भी हो, जिस तरीके से उन्होंने शत्रुबोध करके दिखाया है, ये तो स्पष्ट है कि जिनके नाम आपने बताए हैं, जो कि मैंने रिपीट किए हैं, वो शत्रु नंबर 1 है पाकिस्तान के। और आज की तारीख में विश्व में अगर यही 6 नेता, मैं फिर से गिना रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, नंबर 3 योगी आदित्यनाथ जी, नंबर 4 जयशंकर जी, नंबर 5 मोहन भागवत जी, इसके अलावा अगर आप समझती हैं कि हमारे राजनाथ सिंह जी, तो मैं समझता हूं कि विश्व में इनसे ज्यादा खतरा बोध या जीवन भय किसी का हो नहीं सकता है। केवल भारत ही में नहीं, पाकिस्तान ही में नहीं,
विश्व में भी मैं समझता हूं कि अगर इनके ऊपर आक्रमण करने की जो षड्यंत्र और कुचक्र चल रहा है, ये किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि विश्व में तमाम ऐसे राष्ट्र हैं, संगठन हैं, डीप स्टेट हैं और ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि इनको मटिया मेट कर दें। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से चौकस हैं, तैयार हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से पहले उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप देखें कि कितनी बढ़िया इंटेलिजेंस आई है और आप अवगत हैं कि आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं कि जितना बताया जाता है वो केवल 1% होता है, 99% बताया नहीं जाता है। ये केवल यही बताने का अभिप्राय होता है जिससे कि ये दूर दूर तक ये कड़ा संदेश चला जाए कि उनकी गतिविधियां, कि इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, हमारी तैयारी ऐसी है कि उनके घर में घुस के मारने का हमारा पूरा इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था और वो जो चुनौती कही थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, मैं समझता हूं कि असीम मुनीर और उनके राजनेताओं को नींद नहीं आ रही होगी आज तक। लेकिन गायत्री जी, हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वो उनके दुस्साहस का एक आखिरी नमूना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आप अवगत है कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर चल रहा है। दुस्साहस हुआ और पाकिस्तान की उल्टी गिनती दोबारा शुरू हो जाएगी। पिछली बार तो तमाम लोगों ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी ही क्यों ना हो। खुशफहमी में तो कोई दिक्कत है नहीं, उन्होंने भी कोशिश की इस बात का श्रेय लेने के लिए कि हॉस्टिलिटीज दूर करने में उनका बड़ा योगदान था। योगदान क्या, खाक था, उनका कोई योगदान नहीं था और उसमें किसी तरह का कोई उनका योगदान नहीं था। तो गायत्री जी, इसमें तो देखिए तमाम जो डीप स्टेट की बात मैंने की है, तो डीप स्टेट की दिशा और दशा और डीप स्टेट की प्राथमिकताएं लगभग ऐसी ही हैं जो कि पाकिस्तान और असीम मुनीर की हैं। इसलिए सावधानी तो बहुत आवश्यक है, लेकिन सावधानी का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आपके पास क्वालिटी इंटेलिजेंस आ गई। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरह से निर्वाचन का माहौल रहता है, और हमने सबसे ज्यादा क्षति वहीं पर उठाई है जब निर्वाचन का माहौल रहता है। ये जो जैश ए मोहम्मद के भेज रहे हैं, क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि भारत इस वक्त भरा बैठा हुआ है और एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर? मोदी जी ने खुद खुल्लम खुल्ला और अब पूरी की पूरी आर्मी को, तीनों विंग्स को ये सीधे सीधे कमांड दिया हुआ है कि एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जिस तरीके जैसे ही कहीं पे अटैक होगा, इमीडिएटली उसका रेसिप्रोकेशन होगा पाकिस्तान के ऊपर। वी विल नॉट इवन वेट फॉर द एविडेंस। सही निष्कर्ष है गायत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा था ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और चरमपंथी गतिविधियां एक युद्ध की घोषणा और युद्ध के रूप में ही मानी जाएंगी। इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, एन एक्ट ऑफ टेरर will not just be an act of terror, it will be an act of war. And since it will be an act of war, हमारी तीनों सेनाओं को यह स्वायत्ता दी हुई है कि स्वविवेक से वो कार्रवाई करें, वो पहल करें, वो इनिशिएटिव लें जो कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा में औचित्यपूर्ण हो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना किसी विलंब के, बिना किसी प्रमाद के ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर चल रहा है और एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। और टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो ऑन टुगेदर। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर आप ये देख लें कि एक बहुत ही अतृप्त देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान है। उसकी लीडरशिप वैसे भी न केवल माली हालात से ही दिवालिया है, बल्कि बौद्धिक क्षमता से भी बिल्कुल दिवालिया है। तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि जेब में पैसा ना हो, दिमाग से भी दिवालिया हो। तो एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि ये फेल्ड स्टेट जो है ये एक एक्साइटेबल कमोडिटी है, और एक्साइटेबल कमोडिटी को भारत जानता कैसे ऐसे लोगों से निपटा जाए, और उसको निपटा भी जाएगा। अभी तो खैर ठीक है, अपने नए दोस्त अमेरिका के दम पर उछल कूद का वातावरण है पाकिस्तान में। असीम मुनीर भी हमें लगता है काफी अपनी व्यवस्था कर ली होगी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और वहां पर अपने लिए जैसे तमाम पाकिस्तानी जर्नैलों ने अपना इंतजाम दुबई से लेकर के इंग्लैंड और इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक में कर रखा है, तो इन्होंने भी किया होगा और सारा खेल इसी बात का है। लेकिन ये काम आने वाला नहीं है, और अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर या दुस्साहस किया
तो गायत्री जी, ये जागा हुआ भारत है, मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और फिर दे देगा। फिर ट्रंप जी न कहेंगे कि साहब हमने रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस बार ट्रंप जी भी जो है मुंह की खाएंगे। जी। सर, इनको बिहार से पर्सनल अफेक्शन क्यों है? क्योंकि दिल्ली के भी इलेक्शन हुए बीच में, हरियाणा में भी हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हुए हैं। पर ड्यूरिंग दोज इलेक्शंस हमने बहुत क्लोजली फॉलो की हैं चीजें। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था कि 2000 किलो आरडीएक्स और 3 जैश ए मोहम्मद और इस तरीके की चीजें निकल कर आई हों। वी डिडंट सी एनी ऑफ दीस काइंड ऑफ इनपुट्स एट दैट टाइम। इसको समझें, बिहार के सैकड़ों किलोमीटर का जो सीमा है नेपाल से, और नेपाल में आईएसआई की बड़ी जबरदस्त मौजूदगी है। बिहार नेपाल सीमा पर उसी तरीके से मदरसे और मस्जिदें बनी हुई हैं जैसा कि तभी संवेदनशील बॉर्डर्स पर बने हुए हैं। तो वहां पर अवांछनीय तत्वों का आवागमन, आपत्तिजनक वस्तुओं का भंडारण और लोगों का सरलता के साथ आ जाना, और वारदात के बाद न केवल छुपना बल्कि छुपने के साथ साथ वापस वाया नेपाल और आईएसआई की मदद से भूमिगत होकर के वापस पाकिस्तान भाग जाना वाया बांग्लादेश या वाया इंडोनेशिया या वाया दुबई। तो भागने के रास्ते चूंकि तमाम है, छुपने के रास्ते तमाम है, इसलिए बिहार एक बहुत ही मोस्ट फेवर्ड एक लोकेशन हो गया है। और सोने पे सुहागा कि अब निर्वाचन प्रस्तावित है, इसलिए वारदात करो, भूमिगत हो और भाग जाओ। इसलिए बिहार जो है उसका एक प्रेसिडेंस है बनस्बत इसके किसी अन्य स्थान को लेकर के। Sir, would you like to add anything else on the I would concluding certainly note? like to add, absolutely like to add गायत्री जी कि दिस इज अ वेरी सेंसेशनल मैटर, बड़ा सनसनीखेज मामला है और खतरे की घंटी है। हम अपने सामर्थ्य को जानते हैं, लेकिन सामर्थ्य का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जनरल वो है कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी वो समझ ले कि खतरा कितना गंभीर है, और खतरे के तमाम जो आयाम है उसके अनुरूप अपनी तैयारी, और तैयारी ऐसी हो कि परिंदा पर भी न मार पाए और हम वो समझ न पाए कि हमारी तैयारी का आयाम कितना ज्यादा है। अच्छे जनरल, अच्छी तैयारी का मतलब यही होता है, जैसे अच्छा विद्यार्थी होता है कि आपने एक की सोची है, उसकी तैयारी 50 की है। तो जागा हुआ भारत ने उसकी तैयारी 50 की है। तुम एक या दो अपना विस्फोट पटाखे चला लोगे, लेकिन जब भारत तुम्हारा उत्तर देगा तो वो हमारी तैयारी है, और ऐसी तैयारी है चाहे वो हमारी रक्षा, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे हमारे हथियार या हमारी अपनी इंटेलिजेंस हो। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, कितने आईएसआई एजेंट ज्योति मल्होत्रा से लेकर के पूरे भारत में गिरफ्तार किए गए। ये हमारी इंटेलिजेंस की सफलता है, और आज भी हम उसको देख रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ने आक्रामक होकर के, प्रोएक्टिव होकर के इंटेलिजेंस दी है। लेकिन ये जागरूकता और ये क्रियाशीलता सतत चलने वाली है। Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम गायत्री जी, नमस्कार।